इनके मन में ये भ्रम है कि हम इस तरह से किसी को बदनाम करने के बाद हम चुनाव जीत सकते हैं या हमारे वोट बढ़ सकते हैं या हमारी छवि खराब कर सकते हैं। तो ये हथियार उन्होंने पिछली बार भी अपनाया था, मुझे गिरफ्तार किया, मुझे जेल भेजा। जिस मामले में जेल भेजा उस मामले को साबित नहीं कर पाए, तो जब चालान पेश हुआ, जब चार्जशीट पेश हुई, तो उसमें वो मामला हट गया था। मुझे उसमें 62 दिन जेल में रखा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा उन्होंने, और उसका परिणाम उन्होंने भुगता है। इस वक्त हमारे साथ विनोद वर्मा जी हैं। विनोद वर्मा जी छत्तीसगढ़ सीएम के राजनीतिक सलाहकार हैं। इनके घर पे ईडी की छापेमारी होती है। आज ये हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ उस छापेमारी के दौरान। सर, ईडी की छापेमारी के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे? अब छापेमारी में जैसा होता है ऐसा हुआ। उन्होंने सारे मेरे हिसाब किताब पूछे कि मेरे पास क्या एसेट्स हैं, मेरे पास कितना कैश है, मैं क्या करता हूँ। वो तो उनकी रूटीन की चीज़ें थी, पर आश्चर्यजनक बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एज एडवाइज़र आपका क्या रोल है, आप क्या करते हैं, आप बिजनेस मीटिंग्स में बैठते हैं क्या, आप बिजनेसमैन से मिलते हैं क्या, आप मंत्रियों के साथ आपका क्या है। क्या तो ये क्वेश्चंस जो आपसे किए गए ये सेटिस्फाइड था आपके लिए? मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि ऑन रिकॉर्ड आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या रोल है, कैसा है, क्या करता हूँ मैं। हो सकता है कि उनको पास जो इनपुट होगा वो होगा, पर वो ये नहीं बता पाए कि उनके पास इनपुट क्या है। उन्होंने कहा कि हम ये आपसे नहीं शेयर कर सकते, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पत्रिका में छपी हुई खबर जिसमें ये कहा गया था कि ये महादेव ऐप की ये स्टोरी है, इसमें विनोद वर्मा और एक कोई चंद्रभूषण वर्मा हैं, वो इनका महत्वपूर्ण रोल है, और ये सीएम के रिश्तेदार हैं, विनोद वर्मा के रिश्तेदार हैं, और बहुत सारे रिश्ते जोड़े थे उन्होंने। मेरे मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से उन्होंने रिश्ते जोड़े कि कोई रवि उपल है उनसे जो रिश्ता जोड़ा। मैं बोला कि ये मनोहर कहानी किस्म की कहानी पढ़ के आप आ गए हैं। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो सीएम साहब का रिश्तेदार नहीं है। मैं कुल मिला के एक बार मिला हूँ, और ये कहने के लिए मिला हूँ कि अगर मेरे नाम का दुरुपयोग करके तुम कुछ भी करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल भी जाओगे। तो मेरे नाम का दुरुपयोग नहीं करना, ये बोलने के लिए मैंने एक बार अपने ऑफिस में उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद कई 2.5-3 साल हो गए, उसके बाद तो मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। तो ये किस तरह से सट्टेबाजी से मेरा नाम जोड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। फिर कल छापेमारी में जो उन्होंने किया, जो एसेट्स मेरे पास थे उसके प्रूफ मेरे पास थे, उन प्रूफ को उन्होंने मानने से मना कर दिया। जितने जब्त कर लिए जितने गए, गहने थे, जितने गहने थे सबके बिल्स थे मेरे पास, फिर भी जब्त कर लिया। अच्छा। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये दरअसल पीएमएलए का केस है या कोई पॉलिटिकल केस है। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल केस है, और ये सिर्फ मुझे हरास करने के लिए, सीएम साहब के करीबी होने के नाते, उनके साथ काम करता हूं, उनकी टीम का सदस्य होने के नाते मुझे हरास कर रहे हैं। दूसरा कि मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा काम करता हूँ, मैं एआईसीसी डेलीगेट भी हूँ, मैं अब कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं बूथ मैनेजमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं छोटी छोटी भूमिका है मेरी, मैं सब करता हूँ। तो इन सबको बाधा पहुंचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं ये सब। ये आपको क्या लगता है कि ये टारगेट के दौर मतलब किया गया है कि हाँ, टारगेटेड पर्सन, क्योंकि आप सीएम साहब के राजनीतिक सलाहकार हैं और आपसे सीएम साहब तक पहुंचने में ज्यादा दूरी नहीं है, तो क्या लगता है कि ये जो आपके घर में छापेमारी है वो सीएम के घर पे छापेमारी है? अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के इर्द गिर्द के लोगों पर अगर आप इस तरह से हमला करते हैं, तो यकीनन उनकी क्षमता पर हमला करते हैं। तो मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये सीएम साहब पर हमला है, मैं तो बहुत छोटा सदस्य हूँ उनकी टीम का, और उनकी टीम में तो मेरे अलावा 3 सलाहकार और भी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सीएम साहब के इर्द गिर्द के लोगों को एक एक करके घेरेबंदी कर रहे हैं, ये उनके यहाँ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, बिना ईसीआईआर नंबर के पहुँच रहे हैं, और जिस तरह के सवाल इनके पास हैं, बिना सबूत के पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँचे हैं ये नहीं पता है। पहुँचने के बाद, छापेमारी के बाद 2 महीने तक कोई कार्रवाई आगे हो नहीं रही है। एक सवाल ये है कि आपको बताया गया था कि ये छापेमारी किस लिए किया जा रहा है, नहीं, क्या है? ये उन्होंने मुझे आते ही वारंट दिखाया था,
और वारंट दिखा के कहा था कि ये है इसमें। पर ये बाद में मुझे पूछना पड़ा कि किस सिलसिले में ये आप छापा मारने आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये महादेव ऐप के विषय में है, जो सट्टे सट्टे का खेल है। उसमें मेरा नाम किस तरह से आया मैं नहीं जानता, इनको किसी ने मेरा नाम बोल दिया इसलिए चले आए कि वो कहानी किसी पत्रिका में छपी थी, वो पढ़ के चले आए। और उस पत्रिका में जो कहानी छपी है उसको मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है उसके खिलाफ। अक्टूबर के अंक में 2022 में छपी थी। उस समय मैं हिमाचल चुनाव में व्यस्त था। मैं लौट के जब आया दिसंबर में, तो मैंने दिसंबर में 22 दिसंबर 2022 को मैंने एसपी दुर्ग, जो छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, और आईजी दुर्ग और डीजीपी तीनों को मैंने कॉपी देकर इसकी शिकायत की है बाकायदा कि ये बेसलेस स्टोरी है, इसमें मेरा नाम बेवजह घसीटा गया है, इसमें सीएम साहब का नाम बेवजह घसीटा गया है, हमारी रिश्तेदारी को बेवजह नाम दिया जा रहा है, ना हमारी रिश्तेदारी है, कुछ भी नहीं है। और इसको सबको हटाया जाए, इसकी जांच की जाए। इस महिला पत्रकार जिसने कहानी लिखी है, जो संपादक भी हैं उस पत्रिका की, उनको बुला के जाँच कीजिए। उस आवेदन में मैंने ये भी लिखा कि अगर मेरी भूमिका भी आपको समझ में आती है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप मुझे भी बुला के पूछ लीजिए। तो कोई एक्शन हुआ? नहीं, उनको बुलाया। हाँ। उनको बुलाया पूछताछ के लिए, तो हाईकोर्ट पहुंच गई कि इस जो प्रेयर है उसको क्वैश किया जाए, इस आवेदन को ख़त्म किया जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन कैसे रोक सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी जा सकती। तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रुक रहा, उनको बुलाया गया है पर अभी तक वो बयान देने भोपाल से दुर्ग तक आई नहीं है। पर अब मैंने ये तय किया है और लगातार मैं इस पर काम कर ही रहा था। अब मेरे लॉयर्स ने ये तैयारी कर ली है और अब मैं इसमें आगे कानूनी कार्रवाई करूँगा। एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी और सीबीआई और आईटी सबसे आगे दिख रही है, तो क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए? आप इसको सिर्फ इस तरह मत देखिए झारखंड की तरह। जहाँ भी भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर ईडी और आईडी इसी तरह की काम कर रही है। वो तेलंगाना भी उसमें शामिल है। हम तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही, पर हमको दिखता तो है कि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है और आप वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल टारगेटेड है। छत्तीसगढ़ उनको पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे, किसी सूरत में नहीं जीत पाएंगे। तो अब वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बजाय, मतदाताओं के पास जाने की बजाय वो ईडी और आईटी के थ्रू लड़ना चाहते हैं। तो ये तो भाजपा की रणनीति का, उनकी राजनीति का एकदम खुला एक ऐसी एक चीज है जो ओपन सीक्रेट है। मतलब ओपन भी है और सीक्रेट भी है। हाँ, कह सकते हैं। वो मतलब ओपन सीक्रेट वही है जिसको सब लोग जानते हैं, पर आप सोचते हैं कि हमारी रणनीति है। रमन सिंह के बारे में क्या कहना होगा आपका? रमन सिंह के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में पर्याप्त कह दिया है। 3 साल के मुख्यमंत्री थे, 3 टर्म के मुख्यमंत्री थे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे और पिछली बार उनकी पार्टी को 15 सीटें मिली थी। उनके तो अनगिनत घोटाले हैं। कल जब सीबीआई ईडी वाले मेरे घर आए तो मेरी अलमारी जांच रहे थे, तो उनको लिफाफे मिले। उन्होंने पूछा कि ये पनामा घोटाला क्या है। मैंने कहा ये अभिषेक सिंह हैं, रमन सिंह के बेटे, उनका पनामा में उनका अकाउंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, जांच कीजिए। फिर उन्होंने कहा ये अमर अग्रवाल कौन है। मैं बोला इनके मंत्री थे, इनका भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आदिवासियों की ज़मीन हड़पी है इन्होंने। फिर अजय चंद्राकर, मैंने कहा इनका भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मेरे पास है। फिर उन्होंने कहा ये म्यूशिन क्या है, तो मैंने कहा ये अभिषेक सिंह की कंपनी है और ये इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो फिर मैंने कहा कि ये 20 लिफाफे हैं, इसमें 20 में 20 मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिसमें चिटफंड भी है, जिसमें रमन सिंह भी हैं, जिसमें सब कुछ है, सब मनी लॉन्ड्रिंग है, इनकी जांच कर लीजिए। पर मैं बोला दिक्कत ये आपकी है कि इसमें किसी कांग्रेस के आदमी का नाम नहीं है, तो आप शायद कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो वो जो जांच अधिकारी मेरे यहाँ आए थे वो हंस पड़े। वो जानते हैं कि जिसमें कांग्रेस के लोगों का नाम नहीं है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम है, उस मामले की जांच वो कतई नहीं कर सकते। पूरे देश में जो ईडी की कार्रवाई है उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नहीं है। और जिनके खिलाफ ये मामला करते हैं, जिनको भ्रष्ट बोलते हैं, उनको अगले दिन उप मुख्यमंत्री भी बना लेते हैं।
2024 लोकसभा चुनाव और फिर अभी छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से ईडी और आईटी की छापेमारी हो रही है, क्या उससे लगता है कि कुछ खराब होगा? जो अभी सरकार मतलब वर्तमान में जो सरकार है उसके साथ कुछ खराब हो सकता है, या फिर वोट संख्या गिर सकती है उनकी? मतलब वोट संख्या अगर आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की गिरेगी? हाँ, अगर सुनिए, इनके मन में ये भ्रम है कि हम इस तरह से किसी को बदनाम करने के बाद हम चुनाव जीत सकते हैं या हमारे वोट बढ़ सकते हैं या हमारी छवि खराब कर सकते हैं। तो ये हथियार उन्होंने पिछली बार भी अपनाया था। मुझे गिरफ्तार किया, मुझे जेल भेजा। जिस मामले में जेल भेजा उस मामले को साबित नहीं कर पाए, तो जब चालान पेश हुआ, जब चार्जशीट पेश हुई, तो उसमें वो मामला हट गया था। मुझे उसमें 62 दिन जेल में रखा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा उन्होंने और उसका परिणाम उन्होंने भुगता है। अभी छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति ठीक तरह से समझ रहा है कि ये मामला क्या है और इससे चुनावी परिणाम पर कोई असर डाल पाएंगे, ये मुझे तो समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी ईडी की छापेमारी हुई थी, तो हर बार मतलब लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी की जा रही है, ईडी मतलब सरकार के खिलाफ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, मगर ईडी तो एक सरकारी है, तो वो तो अपना काम कर रही है, फिर आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट सवाल है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी अभी तक जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं बची है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गई है। आईटी, ईडी, सीपीआई, सीबीआई, डीआईआर, ये सब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी हो गई हैं, उनके दबाव में काम कर रही हैं और उनके कहे पर ही कर रही हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में अपराध केवल विपक्ष के नेता कर रहे हों या ऐसे नेता कर रहे हों जो विपक्ष की सरकारों में काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में न अधिकारी भ्रष्ट हैं न नेता भ्रष्ट हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। न वो यूपी में दिखता है, न गुजरात में दिखता है, न मध्य प्रदेश में दिखता है। तो ये तो बहुत चकित करने वाली बात है। थैंक यू। आपसे आखिरी सवाल, बस एक सवाल है सर, कि इस छापेमारी को लेकर के क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, अभी मेरे सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल नहीं है। और दूसरा ये है कि ये फैसला मैं अपने वकीलों से तय करूंगा उनसे बात करने के बाद। पर अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का तो कोई पक्ष नहीं है। कल छापेमारी मेरे यहाँ हुई है, अभी मेरा बयान होगा, उसके बाद ये लोग जो भी चार्जशीट करेंगे उसको चैलेंज करूंगा। छापेमारी को चैलेंज करने के लिए तुरंत तो नहीं जा रहा हूँ, पर हाँ, मेरे वकीलों ने ये सुझाव दिया है कि अगर छापेमारी में कुछ नहीं मिला है और जो आपने लीगल डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके बाद भी अगर ये इन्होंने सीज़र किए हैं, जब्ती बनाई है, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। उनके इस सुझाव पर, मेरे वकीलों के इस सुझाव पर मैं भी विचार कर रहा हूँ। मैं और सीनियर वकीलों से बात करूँगा और फिर आगे का मामला तय करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।